हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से आपकी फिजिक्स की क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो रही है और लगभग 2 महीने से जो है आपको कोई क्लासेस नहीं मिली हैं और उसका कारण भी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो चलिए, अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, यानी कि गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था और वो फार्मूला हमारा क्या निकल के आया था, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है, अगर आप सबको याद हो तो। ठीक है, और अगर भूल गए हों तो लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, और इसी को, ठीक है, इसी को थोड़ा सा ओपन करके इसके पहले वाला स्टेप हमारा क्या था, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ये चीज़ था। ठीक है, और ये चीज़ आया कहाँ से था, हमने क्या किया था, एक स्फेरिकल सरफेस लिया था। ठीक है, ये हमारा क्या था, स्फेरिकल सरफेस था। ठीक है, और इसके सामने कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यू पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यू, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, अब इधर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कितना, n1 है, और इस जो ग्लास है या जो सरफेस है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया गया था, क्या था, n2। ठीक है, अब यहाँ से रेज गई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, नॉर्मल, इसके सेंटर से इसको मिला दो तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर यहाँ कहीं है, इसको यहाँ से मिला दो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो रेज हमारी जा रही है ये क्या हो रही है, इधर क्या है, अगर हम एयर माने और इधर क्या ग्लास है, तो यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, जो हमारा ये नॉर्मल होता है तो रेज सीधे ना जाके नॉर्मल की तरफ हल्का सा, ऐसे सीधे ना जाके नॉर्मल की तरफ हल्का सा झुक जाती है, यानी कि वेंड हो जाती है। और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे कहीं हमको इमेज मिलती है आई। ठीक है, यहाँ पे कहीं इमेज मिलती है, और इसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस ध्रुव से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से ऑप्टिक सेंटर यानी कि P से, ठीक है, V होती है। अब फार्मूला यही निकल के आया था। ठीक है, क्या है कि रेज जिस माध्यम में पहले इंटर करती है इतना n2/v, ठीक है, माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लेंस मेकर फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, और इसी को, ठीक है, हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, क्या, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र, यानी कि रिफ्रैक्शन फार्मूला बाई अ थिन लेंस। ठीक है, बाई अ थिन लेंस। तो क्या फार्मूला निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक थिन लेंस है। ठीक है, एक पतला लेंस हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारा पतला लेंस हो गया, इसका ये फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस, ठीक, और इस फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस है, ठीक है, इस फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम कितना मान लेते हैं, r1 है फर्स्ट का, और सेकंड का हम मान लेते हैं कितना है, r2। कितना मान लेते हैं, r2 है। ठीक है, अब इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n1, ये जो लेंस है लेंस के अंदर हमने मान लिया n2, और फिर बाहर हमारा फिर वही एयर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मान लिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, क्योंकि n1, हाँ इसमें भी देखिए दो कंडीशन है। ठीक है, एक तो जब लेंस के दोनों साइड सेम मीडियम हो यानी कि माध्यम समान हो, और दूसरा कंडीशन है कि जब लेंस के दोनों साइड माध्यम अलग है, इधर n1 है, यहाँ अंदर n2 है और इधर n3 है। तो अभी n3 वाला भी केस हम देख लेंगे। ठीक, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, उधर थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, तो चलिए, हेडिंग आपको बनाना हो तो बना लीजिए, लेंस
मेकर फार्मूला, ठीक है। या इसी को एक और नाम से लिख सकते हैं, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला, ठीक है, बाई आ थिन लेंस, ठीक है, बाई अ थिन लेंस। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ओ है। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम थोड़ी देर के लिए ये जो हमारा सेकंड सरफेस है इसको एब्सेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि सेकंड सरफेस नहीं है। तब जब हमारा सेकंड सरफेस नहीं है तो यहाँ से रेज गई, ठीक है, जो भी रेज जाएगी। अब देखो क्या होगा, तो जब यहाँ से रेज गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, और नॉर्मल ड्रा करेंगे तो अब ये रेज सीधे तो जाएगी नहीं, क्या हो जाएगी, वेंड हो जाएगी, यानी कि सीधे ना जाकर हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर जो है इमेज हमको मिलेगी। ये फाइनली इमेज नहीं है, यानी कि अंतिम इमेज नहीं है, ये तो हमने क्या इसको सेकंड को एब्सेंट माना है, तब यहाँ पर इमेज मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड सरफेस को भी हम ले लेंगे तो इमेज यहाँ कहीं आके बन जाएगी, ठीक है। तो अभी सेकंड सरफेस को हमने क्या किया, एब्सेंट माना है, ठीक है। तो ये इमेज हमारा I1 पर बन रहा है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब पहले पृष्ठ के लिए क्या करें, अपवर्तन का फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। जो अपवर्तन का फार्मूला है हम लोगों ने पढ़ा, क्या था, ये था N2 अपान V इजकल टू माइनस N1 अपान U इजकल टू N2 माइनस N1 बटे R। ये फार्मूला था, इसी को अप्लाई करते हैं। चलिए, फॉर फर्स्ट सरफेस, यानी कि पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला, तो पहले पृष्ठ के लिए इधर माध्यम अपवर्तनांक कितना है, N1 है, तो N2 बटे B1 माइनस N1 बटे U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब आगे आ जाओ, अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें तो अब सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1, ठीक है। क्योंकि भाई सेकंड सरफेस को अगर हम देखें तो इसके इस साइड ऑब्जेक्ट का नहीं, वस्तु का काम कौन करेगा, I1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी, ठीक है। इसकी इमेज I यहाँ पर बनेगी और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी मान ली गई है, V। और एक चीज़, लेंस की मोटाई को हम बिल्कुल ना मान के चलते हैं, नगण्य, इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है थिन, ठीक है। थिन लेंस, लेंस बहुत पतला है, इतना पतला है कि इसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि आप टी मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में हमें टी को क्या करना होगा, निगलेक्ट करना होगा, तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट प्रूफ कर लिया जाए, ठीक है। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस कितना हो जाएगा, सेकंड सरफेस के लिए रेज हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, N2 से N1 में, N2 से N1 में, ठीक है। तो N1 बटे क्या हो जाएगा, N2 से जा रही, अब क्या होता है, V, ठीक है। तो N1 बटे V, जस्ट 1 मिनट, ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये जो हमारी पहली इमेज बनी थी I1, तो रेज कहाँ से जा रही है, यानी कि N1 से N2 में जा रही, तो ठीक है। तो N2 बटे V माइनस, उसके बाद N1 अपान U, ठीक है। तो U का काम कौन कर रहा है, B1, कौन कर रहा है, V1, ठीक है। तो माइनस N2 बटे B1,
N2 बटे B1, ठीक है, इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R2। N2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, N1 माइनस N2 हो जाएगा, N1 माइनस N2 बटे R2, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, आप सिंपली ऐड कर लो, इन दोनों को क्या करो, सिंपली ऐड कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, N2 बटे V, क्या बचेगा, N2 बटे V माइनस N1 बटे U इक्वल टू यहाँ पे N2 माइनस N1 बटे R1, ठीक है, प्लस N1 माइनस N2 बटे R2, ठीक है। तो अब यहाँ N2 माइनस N1 है और यहाँ N1 माइनस N2, तो अगर इसमें सब माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा N2 माइनस N1 हो जाएगा। तो माइनस यहीं कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है। अब N2 माइनस N1 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये पतले लेंस के लिए क्या है, फार्मूला, ठीक है, जिसे हम लोग लेंस मेकर फार्मूले के नाम से जानते हैं। अगर हम N1 से भाग कर दें, N1 से भाग कर दो, ठीक है, तो N2 बटे N1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 बटे N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो n अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फार्मूला निकल के आता है, और ये हमारा क्या है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, ठीक इसी तरीके से अगर दोनों साइड के माध्यम अलग हो, इधर माध्यम N1 है, इधर माध्यम यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है N2 है, इधर N3 है, तब बेसिकली इसी पर, ठीक है, इसी पर आप प्रूफ कर सकते हैं उसको भी, लेकिन वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप ट्राई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने N1 लिखा है, N1 की जगह N3 आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो N1 लिखा हमने, कहाँ ये ना, ये रहा N1, ठीक है, तो N1 की जगह पे N3 आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। सेकंड साइड जहाँ जहाँ पे यहाँ N1 की जगह N3 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कुछ केसेस। 3 ऐसे केसेस हैं, अगर हम किसी लेंस को द्रव में या किसी जल में या किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। 3 केसेस हैं, तीनों केस को जो है बारी बारी स्टडी कर लिया जाए, और सबसे ज़्यादा केसेस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो केस फर्स्ट डालिए आप लोग। जब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक से कम है, ठीक है। पहला केस फर्स्ट, जब हवा के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष लिक्विड ये कम है किससे, हवा के सापेक्ष कांच, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, पहला केस, ठीक है। और दूसरा केस मान लेते हैं, दूसरा केस है जब दोनों बराबर हों, ANL इक्वल टू ANG। तीसरा केस थर्ड, ये तीनों केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इसी पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। केस थर्ड, ANL इक्वल टू ग्रेटर दैन ANG।
अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लो। जैसे मान लो ये हमारा कोई लेंस है, ठीक है, ये कोई लेंस है और ये अलग कोई द्रव रखा हुआ है, लिक्विड है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इस लेंस को इस लिक्विड में डुबोया जा रहा है, ठीक है। अब इस लेंस को जब इस लिक्विड में डुबोया जाएगा तो क्या लेंस उसी तरीके से दिखेगा जैसे बाहर था? कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, इसकी फोकस दूरी यानी इसकी फोकल लेंथ घटेगी, बढ़ेगी, फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है, वही हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें कई केसेस हैं, जब एयर के सापेक्ष इस ग्लास का, यानी कि जो हमारा लेंस है, लेंस किसका बना होता है, ग्लास का यानी कि कांच का, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एक तो ये हो गया, और दूसरा हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तीन चीज़ें मैटर कर रही हैं, तीन चीज़ें मैटर कर रही हैं। कौन कौन सी? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, दो अपवर्तनांक हो रहे हैं। अब इनमें से हम मान लेते हैं कि जल का अपवर्तनांक क्या है, कम है, और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला केस, तो क्या फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, फोकस दूरी का पतले लेंस के लिए क्या निकला था भाई, n/v - 1/u = n-1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। और अगर, ठीक है, इसको हम देखें, ये हमारा क्या है, लेंस सूत्र, ठीक है, यानी इसको 1/f = लिखा जा सकता है n/v - 1/u, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका, 1/f का, किसका, 1/f का। तो इसकी जगह हम 1/f रख देते हैं, फोकस दूरी 1/f = क्या, नया फार्मूला 1 - 1 n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये चीज़। अब देखो हम मान लेते हैं बाहर, यानी जब ये हमारा लेंस बाहर है यानी कि एयर में है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f है, और जब इसको द्रव में डुबो दिया जाता है तब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, fl, ठीक है, कितनी हो जाती है, fl। तो हम दोनों फोकस दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों फोकस दूरी अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 1/f = अब एयर में है तो एयर वाला फार्मूला an g, क्योंकि लेंस हमारा कहाँ है, एयर में है, तो एयर -1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा, जब इसको द्रव में डुबो देते हैं तो 1/f l = कितना हो जाएगा, lng, नहीं, हाँ ठीक है, lng। अब कहाँ डूब गया, द्रव में, तो lng हो गया -1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, सिंपली समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या करो, भाग कर दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दो, यानी कि डिवाइड कर दो। और एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि lng हमको पता नहीं है, तो lng क्या हो जाएगा, lng = क्या हो जाएगा, anl/ang, ठीक है, ठीक। जैसे स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब मैंने अपवर्तनांक पढ़ाया था, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अगर तीन चीज़ें जैसे एयर है, लिक्विड है और ग्लास है, ठीक है, तो ये इस तरीके से चलते हैं। अगर आप भूल गए हो तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी वो प्रूफ हो जाएगा सही है गलत, हम भी श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ से देख लो, ANL गुणे LNG गुणे GNA = 1, ये होता है, ठीक है, ये होता है।
अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एन ए इक्वल टू होता है 1/ANG, लिखा जा सकता है ना, बोलो लिखा जा सकता है ना, कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ANL गुणे LNG गुणे इसकी जगह आप क्या लिख दे रहे हैं, 1/ANG इक्वल टू 1। ठीक है, हमको वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो इसको इस साइड रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको उस साइड में। ये देखो यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो LNG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANG अपान ये इधर मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा डिवाइड में ANL। ये देखो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेप आप हमेशा याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कभी गलती ना करने का। अगर इसमें कोई डाउट लगे तो तुरंत ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कीजिए और तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालना हुआ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ANL इसका मान कम है और इसका मान ज़्यादा है, तो यानी जब ये ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना। तो LNG ग्रेटर देन 1 होगा ना, हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 1। ठीक, चलिए भाई ग्रेटर देन 1 हो गया। अब बात करते हैं, अब सबसे पहले तो एक काम करो, इसको जो है डिवाइड कर लो, भाग कर लो। ठीक है, तो 1/FA इक्वल टू ANG -1, ठीक है, इंटू 1/R1 - 1/R2, 1/FL इक्वल टू LNG -1 और इधर 1/R1 - 1/R2। ठीक है, तो देखिए डिवाइड किया जा रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो ये चला जाएगा ऊपर, FL/FA, FL/FA। ठीक है, इक्वल टू ANG -1/LNG -1। ठीक है, -1। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तक अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, उधर हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, साइड हो गए हैं 1 सेकंड के लिए। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे केस क्या लिया गया था कि ANL इज लेस देन ANG। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज लेस देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यानी कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इन दोनों में जो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है वो कम है। तो जब वो कम है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। क्यों ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू, किसकी, ये जो नीचे लिखा हुआ इसकी वैल्यू LNG, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, FL इज ग्रेटर देन FA, यानी कि अगर हम इस वाले कंडीशन में किसी लेंस को जल में डालते हैं तो क्या हो जाएगी, उस लेंस की फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी और लेंस का नेचर वही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव में है, लेंस का नेचर वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। ठीक है, बात समझ में आई ना।
तो क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसका जो नेचर है वही रहेगा। ठीक, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, अगर हम इक्वल लेके चलें, क्या करके, इक्वल लेके चलें, दोनों को इक्वल ले लें, तो अगर हम दोनों को इक्वल ले लें तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, बोलो, 0 आ जाएगी। सेकंड केस के लिए बता रहे हैं, सारे केस ही समझ लो, इसी एक पे समझ लो, सब केस आसानी समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, अगर इसकी हम बात करें सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, किसकी, इसकी वैल्यू, तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी स्टूडेंट, तो जो नीचे हमारा है यहाँ पे an, दोनों बरा 0 नहीं, 1 सेकंड, अरे भाई इसकी वैल्यू 0 कहाँ होगी यार, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, देखो ये दोनों बराबर हैं तो कट के कितने आ जाएंगे, 1, और जब यहाँ पे आप 1 रखोगे तो ये नीचे वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड केस के लिए FL अपान FA इक्वल टू इनफाइनाइट दे देगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी इस कंडीशन में FL कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा सेकंड केस में। ठीक है, पहले वाले केस में क्या है, FL ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट की, अगर हम लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो लेंस बिल्कुल फ्लैट समतल जो है एक प्लेन लेंस की तरीके से कार्य करेगा, लेंस हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे आते हैं, लेस देन। ठीक है, तो जब ये लेस देन है तो इसकी भी वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो यानी यहाँ ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा, और कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है, समझ गई बात को ना, चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यानी थर्ड केस में क्या हो जाएगा, FL इज लेस देन -1। ठीक है, इज लेस देन 1, और ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ रहा तो लेंस का जो है नेचर बदल जाएगा, लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और लेंस का नेचर बदलने का मतलब है कि अगर हम उत्तल लेंस को डुबोएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की तरीके से काम करने लगेगा, और अगर हम अवतल लेंस को डुबोएंगे तो वो किस तरीके से कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब इन तीनों केस पे जो है जितने भी आपके क्लास 12th में न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन सभी को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे न्यूमेरिकल लगेगा। बाकी जितने भी आपके बुक में हैं आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। हाँ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांच से बने एक उत्तल लेंस, ठीक है, यानी कोई हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, कोई कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको क्या किया जा रहा, इसकी जो फोकल लेंथ है f, ठीक है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। जब इसे पानी में यानी इसको वाटर में जो है, और वाटर का अपवर्तनांक जो दिया है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी कि n इक्वल टू दिया है 1.33, और ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, यानी कि ANW इक्वल टू दिया है 1.33। बात समझ गए, आगे देखो, तथा एक अन्य द्रव, एक अदर लिक्विड है, ठीक है, अदर लिक्विड है, इसके लिए अपवर्तनांक n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.68, यानी कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये भी एयर के, एयर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.68। अब पूछ क्या रहा, बारी बारी से डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है, इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो फोकल लेंथ दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। इसमें एक चीज़ और होना चाहिए, ये जो इसकी फोकल लेंथ दी हुई है किसकी, लेंस की, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ ना, तो FA दिया हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्वेक्स लेंस का भी हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए तभी क्वेश्चन लग पाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है क्वेश्चन में शायद दिया होना चाहिए, हाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1.52, ठीक है, यानी कि ANG इक्वल टू 1.52। तो अब देखिए भाई 3 समीकरण बनेंगे, ठीक है, और बारी बारी दो दो को सॉल्व करके हमको जो निकालना है वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। FA हमको पता है निकालना क्या है, ये वाटर है, FW ये अदर लिक्विड FL, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमको निकालनी है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो 1/FA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। या इसमें वैल्यू रख लो 1/FA इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखो 1.52 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब बना लो इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पहले हम समीकरण बना रहे हैं, हम सभी समीकरण को सॉल्व करके शॉर्टकट में वैल्यू एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका क्या बन जाएगा, 1/FW इक्वल टू ANW, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तीसरा 1/FL इक्वल टू ANL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। हाँ एक चीज़ है, बहुत दिनों बाद क्लास जो हम ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं या चीज़ें आपको जो है थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी ज़रूर बताइएगा, जिससे आने वाले यानी कल के वीडियो में हम उसको अपडेट कर लें, थोड़ा उसको सुधार लें, ठीक है, जो भी चीज़ें हों। क्योंकि काफ़ी लगभग 2 महीने के बाद जो है लेक्चर ले रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हैबिट छूट चुकी है बोर्ड पे लिखने की, कुछ राइटिंग इधर उधर हो रही है, सीक्वेंस भी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको लग रही है कि कुछ ऐसा है तो आप ज़रूर बताइएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। 1 में भाग कर रहे हैं 2 का, तो 1 ऊपर हो जाएगा, यानी 1/FA ऊपर, नीचे 1/FW इक्वल टू, ये तो सीधे सीधे कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचेगा क्या, ANG माइनस 1/ANW माइनस 1, ठीक है। तो ये चला जाएगा पलट के ऊपर, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, 1/FW/FA इक्वल टू ANG। अब जो मान दिया है लिख लो, ANG कितना दिया है, 1.52, और इसमें से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0.52 बटे ANW 0.33, 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0.2 अंक पे यहाँ, 0.2 अंक पे यहाँ, दशमलव खत्म, ठीक है। तो FW इक्वल टू कितना हो जाएगा, FA से इधर भागा, दूसरी साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 52/33 गुणे FA का मान कितना है, 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जितना आएगा इतना सेंटीमीटर। पहले का आंसर मिल गया, ठीक है। अब अगला काम क्या करो, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दो, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दो, और जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लोगे ना, हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से इन तीनों केसेस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके 12th के बुक में होंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, या अगर आपने एंट्रेंस की कोई बुक परचेज की हुई हो तो उसमें भी क्वेश्चन दिए होंगे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और 2 से 3 मैक्सिमम 3 लेक्चर में जो है आपका रेज ऑप्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा वेव ऑप्टिक्स और रेज ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स ख़त्म होने के बाद
हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।